देखिए, ये 23 जनवरी 2022 को संडे का दिन था। उस दिन पेपर हुआ था 2022 में मेडिकल सोशल वर्कर का। और उसी क्वेश्चन पेपर को मैं आप लोगों से सॉल्व करवा रहा हूँ। कारण ये है कि कल 20 अक्टूबर है और 20 अक्टूबर को उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 36 तक के कल डिस्कस किए थे हम लोगों ने। आज क्वेश्चन नंबर 37 से आगे बढ़ेंगे। और प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने अधिनियम वर्ष के साथ सही से मेल खाता है। ये सवाल आपके सामने दिया गया है। तो 37 का जवाब क्या होना चाहिए, सही मैच कौन कर रहा है, जरा एक बार विकल्प बताएं। ए बी सी डी 4 विकल्प है। ऑप्शन सर डी। सर डी। डी। डी सही नहीं है, डी गलत है ना। देखिए, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम बेसिकली 1999 में आया था। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है 1987। और सही मेल खाता है हमें बताना है, तो इसलिए ये आपका बी गलत है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम लिखा हुआ है आपके सामने 1997, जो कि ये गलत है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एक अधिनियम है। ठीक है, और उन परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करते हैं, एक स्वास्थ्य कानून के रूप में रिप्रेजेंट होता है, तो वो आपका ऑप्शन सही जाता है। तो अधिनियम के बजाय कानून अगर लिखा होता तो आपका सही हो जाता। ठीक है, कानून अगर लिखा होता तो ठीक हो जाता है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की बात करते ना अगर हम लोग, तो ये बेसिकली 1987 है। 1987 का जवाब करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कारखाने अधिनियम की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो आप सबको पता है ये 1948 का है। ठीक है, एक औद्योगिक रोजगार अस्थाई आदेश अधिनियम है जो 1946 का है, जो 1946 का है। तो किशोर न्याय अधिनियम की बात अगर हम लोग करते हैं, तो ये आपका सही विकल्प है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और ये 2000 में आया हुआ था। बच्चों के या बालकों के देखरेख एवं संरक्षण के संबंधित ये अधिनियम था। और किशोर अपराधियों और किशोर अपराधियों और देखभाल की ज़रूरतों वाले जो बच्चे हैं, उनसे जुड़ा ये कानून है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 का। ये कानून भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन पर आधारित है। यहाँ बेसिकली प्रावधान के बारे में जिक्र किया गया है कि उनकी विकासात्मक ज़रूरतों को पूरा किया जाए, उन्हें उचित देखभाल, संरक्षण और इलाज मुहैया कराया जाए, उनके सर्वोत्तम हित में मामलों का निपटान किया जाए और उनका अंतिम पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। ये बात कही गई है किशोर न्याय अधिनियम 2000 में। ठीक है, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि पहला विकल्प आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, विकल्प आपका पहला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38 आ गया है। ये आपके सामने एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित उस आर्टिकल के बारे में दिए गए हैं। विकल्प का आपको चुनाव करना है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, अस्पृश्यता या उन्मूलन अधिनियम की बात अगर हम लोग करते हैं, तो हम सभी को पता है कि ये अनुच्छेद 17 में आता है। ठीक है, और जब हम भेदभाव का निषेध की बात करते हैं, तो यह आर्टिकल 15 में आता है, यानी 4 में। कानून की समझ अगर हम बात करते हैं तो समानता का, तो वह आर्टिकल रिलेट कराता है 14, यानी पहले में लिखा हुआ है। अवसर की समानता की बात करेंगे तो यह आपको रिलेट कराएगा 16, यानी 16। तो 4, 1, 3, 2, यानी 4, 1, 3, 2 विकल्प आपका जाना चाहिए यहाँ पर कौन सा, बी विकल्प आपका सही होगा। बताइए, क्लियर है? ये अधिनियम जो मैं अभी आप लोगों से अनुच्छेदों के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, बता सकते हैं? 11। हाँ, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। ठीक है, याद रखने वाली बात है ये।
और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। हाँ, मौलिक अधिकार 6 है। 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया। तो समता का अधिकार में जब हम बात करते हैं तो समता का अधिकार के अंतर्गत 14 से लेकर 18 आर्टिकल आते हैं और समता के अधिकार से ये प्रश्न आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो दर्शाता है 19 से लेकर 22 तक का। शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो 23 से लेकर 24 दर्शाता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर 28 तक दर्शाता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 से लेकर 30 तक को दर्शाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की जब बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर आपका 32 दर्शाता है। ठीक है। तो ये बात आप सभी को ध्यान रखना है, जो कि संविधान का भाग जो 3 है, जिसमें भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल आते हैं और इसी भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। ठीक है। तो भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है, जिसमें से समता का अधिकार है और समता के अधिकार से आपके सामने सवाल बनाए जा सकते हैं। याद रखने वाली बात है ये आप सभी लोगों के लिए। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे विकल्प कौन सा गया है आपका? बी विकल्प सही होगा। ठीक है। देखिए, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मात्र सत्तात्मक परिवार को निम्न रूप से भी जाना जाता है। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। मात्र केंद्रित सर, बी मात्र केंद्रित। ओके। मात्र सत्तात्मक परिवार को निम्न में से अगर जाना जाता है तो मात्र केंद्रित को जाना जाता है। मात्र सत्तात्मक परिवार का मतलब वह पारिवारिक संरचना है जिसमें महिला परिवार की मुखिया होती है। मात्र सत्तात्मक समाज में महिलाएं ही परिवार के निर्णय लेती हैं और संपत्ति का नियंत्रण भी उनके पास होता है। मात्र सत्तात्मक समाज को स्त्री प्रधान या स्त्री केंद्रित समाज भी कहा जाता है। स्त्री प्रधान कह लीजिए या स्त्री केंद्रित समाज कह लीजिए, जिसमें से नाम आपके विकल्प बी में लिखा हुआ है मात्र केंद्रित। विकल्प आपका बी सही होगा यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए ये प्रश्न रिपीट हो कल। ठीक है। तो प्लीज़ इस प्रश्न को बड़े ध्यानपूर्वक करिएगा, सभी विकल्पों को लेकर चलिएगा। पहले तो आप मुझे इस प्रश्न का जवाब बताएं कि एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना कहलाता है क्या? ये इंग्लिश में दिया गया सवाल है। विकल्प मुझे बताएंगे। 40 सर, पॉलीजेनी। पॉलीजेनी, बिल्कुल। यदि आप यहाँ पर पहले विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और आपका ऑप्शन जो जा रहा है यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है और आशा करता हूँ कि इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। बहुपत्नित्व का पार्ट बन जाता है क्योंकि एक पति है मतलब एक पुरुष है और एक से अधिक स्त्री होने की वजह से मैं इसका एक और नाम दे सकता हूँ हिंदी में बहुपत्नित्व का, है ना, बहुपत्नित्व का नाम दे सकता हूँ। ठीक है। और ये बहुविवाह का ही एक प्रकार का पार्ट है ना, बहुविवाह का ही एक प्रकार का पार्ट है। दूसरा आता है पॉलीएंड्री और आशा करता हूँ कि इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पॉलीएंड्री के बारे में भी बहुपतित्व कहते हैं हम लोग इसे। इसका मतलब है कि एक समय में एक से अधिक पति रखने की जो प्रथा है, जो स्थिति है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे?
पॉलीएंड्री का नाम देंगे। यहाँ पर अधिक क्या है, स्त्री है, महिलाएं, और यहाँ पर अधिक क्या है, पुरुष। पुरुष है। ठीक है, तो ये दो बातें आप लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, यानी यहाँ टाइप ऑफ पॉलीजेमी की अगर हम बात करते हैं तो इन विच अ वुमन इज मैरिड टू मोर देन वन मैन, तो वो बेसिकली आपका पहला ऑप्शन को रिलेट कराता है। बात करते हैं आप लोगों से मोनोगेमी शब्द को लेकर। मोनोगेमी मतलब एक ही बार विवाह करने की जो प्रथा होती है, एकल विवाह आदर्श और अधिकांश विकसित देशों में कानूनी रूप से ये लागू है ना। और उसी प्रक्रिया को बेसिकली हम लोग मोनोगेमी का नाम देते हैं। एक समय में केवल एक साथी के साथ संबंध है, ना कि कई साथी के साथ, है ना। तो उस प्रक्रिया में हम लोग इसे बोलते हैं कि एक व्यक्ति के साथ विवाह करना, केवल एक साथी के साथ प्रथा रखने की बात अगर होती है तो वो मोनोगेमी का पार्ट होता है। ठीक है, ये भी विकल्प आसान है और सरल है। ग्रुप मैरिज की बात करते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, आप सभी लोग कहते हो कि एक प्रकार से ग्रुप मैरिज में सामूहिक विवाह, है ना, यही ना, बताइए। जी सर। सामूहिक विवाह क्या होता है, तो इस प्रक्रिया को ध्यान में रखिएगा कि एक ऐसा विवाह समारोह होता है जिसमें एक ही समय में कई जोड़ों की शादी होती है, तो उसे हम लोग सामूहिक विवाह का पार्ट मानते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जवाब विकल्प में जो जा रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। कल मैंने आप लोगों को शाम को क्लास ले रहा था यूजीसी नेट की, तो रिसर्च में आप सभी को बताया है स्टेप के बारे में। तो जरा सवाल सोचिए कि विद्वतापूर्ण लेखक को एक अध्ययन के रूप में तैयार करने का आधार है ना। तो सैंपलिंग यानी परिदृश्य ग्रहण रचना, सैंपल करना या उसका फ्रेम बनाना, लिटरेचर रिव्यू, शोध अभिकल्प यानी रिसर्च डिज़ाइन, डेटा विश्लेषण यानी डेटा एनालिसिस। तो विकल्प आपने यहाँ पर क्या लगाना है, एक बार जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा करें। देखो, विद्वतापूर्ण लेखक को आप अपने को रख लीजिए यहाँ पर, शोधकर्ता आप खुद को एक अध्ययन के रूप में तैयार करने का आधार। तो आप एक अध्ययन के रूप में आपको तैयार करना है एक बेस, एक आधार। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको डेटा विश्लेषण करना चाहिए, सही तरीके से अध्ययन या स्टडी का पार्ट यही फिर माना जाएगा, डेटा एनालिसिस। विकल्प डी सही होगा, है ना। एक शोधकर्ता के लिए या सामाजिक कार्यकर्ता के लिए डेटा विश्लेषण करने से क्या होता है कि यह स्टडी हो या कोई अन्य क्रियाएं हो तो वो सरल हो जाती है, इजी हो जाता है किसी कार्य को करने के लिए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जब कोई कार्य मान लीजिए उसने डिवाइड कर दिया कि ये बीमारी से संबंधित है, ये समाज से संबंधित है, ये उससे शारीरिक संबंधित है इत्यादि, आपने अलग अलग भागों में डिवाइड किया, अब फिर आपने अध्ययन किया, तो बताओ डेटा इजी हुआ कि नहीं हुआ, अध्ययन करना इजी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। बोलते तो भी रहिए भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा। जी सर। हाँ, तो ये है क्वेश्चन नंबर देखिए 42। यहाँ कहा कि व्यवहार संशोधन में किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ थेरेपी है, और व्यवहार को अगर आपको बदलना है ना, व्यवहार को, एक मिनट, विद्वतापूर्ण लेखक को एक अध्ययन के रूप में तैयार करना है, आधार क्या होना चाहिए, डेटा विश्लेषण नहीं होगा यहाँ पर, डेटा विश्लेषण का पार्ट नहीं होगा, आपका विकल्प भी होगा, लिटरेचर ऑफ रिव्यू होगा, है ना।
विकल्प आपका बी सही होगा, ना कि डी सही होगा। डी को आप हटा दीजिए। देखिए, अध्ययन के रूप में तैयार करने का आधार है, और अध्ययन के रूप में तैयार करने का आधार का मतलब है पहले हमने अध्ययन किया है, फिर उसके बाद रूप तैयार किया है। तो बताओ, अध्ययन जैसे हमने टीवी में पढ़ लिया, न्यूज़पेपर देख लिया, किसी का रिसर्च पढ़ लिया, तो ये काम कहाँ पर करते हैं? लिटरेचर ऑफ रिव्यू में करते हैं ना। विश्लेषण बेसिकली अध्ययन करने के बाद लिखना चाहिए था, रूप में ना लिखने के बजाय अगर अध्ययन के बाद वाली कंडीशन बोलता है ना, तब विश्लेषण बन जाता है। यहाँ पर मैं यही सोच रहा था कि अध्ययन के रूप में तैयार करने के आधार पर ना समझकर मैंने अध्ययन के बाद के रूप में तैयार करने की बात सोच रहा था, तो वो डेटा विश्लेषण बता रहा था। लेकिन यहाँ अध्ययन के रूप में तैयार करने का आधार है, तो अध्ययन के रूप में तैयार करना अगर आपको, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? पढ़ना पड़ेगा ना रिसर्च को, थ्योरीज वगैरह जो लोगों ने लिखा है या जो लोगों ने लिखा है न्यूज़पेपर वगैरह में, टेलीविज़न वगैरह में, वो पढ़ेंगे हम लोग। और पढ़ने से हमें क्या मिलता है? उसकी मदद मिलती है, और जब मदद मिलेगा तो वो कार्य बेसिकली लिटरेचर रिव्यू में होता है, जो कि बी सही होगा, साहित्य समीक्षा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 42 के बारे में। व्यवहार संशोधन में किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है? क्या बता सकते हैं प्लीज? वेगी एक चिकित्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक थेरेपी दिख रही है आपको, है ना, और ये थेरेपी शामिल रहेगी इसमें। ठीक है, ये थेरेपी इसके अंतर्गत शामिल रहेगी। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। आपने नाम सुना होगा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी। इफेक्टिव इज़ द ट्रीटमेंट। बेसिकली ये जब हम लागू करते हैं इम्प्रेसिव थेरेपी को, तो हम नियंत्रित करते हैं उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, है ना, उसके व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। तो यानी आवेग नियंत्रण विकारों के इलाज में प्रभावी होता है, क्योंकि उपचार का फोकस विचारों एवं व्यवहारों के बीच संबंधों को उजागर करता है। और वैसी परिस्थिति में इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर के जो चाइल्ड होते हैं, वहाँ पर हम ये थेरेपी लागू करते हैं, है ना, ये थेरेपी लागू करते हैं। बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आवेगीय व्यवहार आवेग नियंत्रण विकार या अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह अपने आप में कोई विकार नहीं होता है। शारीरिक स्थितियों में भी बेसिकली ये व्यवहार का कारण बन सकता है, रीज़न बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप सबके लिए ये, है ना। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे विकल्प पर। तो एक आ रहा है असर्टिव थेरेपी। नाम तो आप लोगों ने सुना भी होगा, असर्टिव थेरेपी के बारे में सुना है या नहीं सुना है? मैंने पढ़ाया भी है। से हम लोग मुखर चिकित्सा बोलते हैं, है ना। ये बेसिकली ज़्यादातर जो यूज़ होता है व्यवहार के लिए ही संशोधन करता है, लेकिन निश्चयात्मक चिकित्सा कम्युनिटी उपचार में काफ़ी मददगार साबित होती है। तो इसको शुद्ध हिंदी में निश्चयात्मक चिकित्सा भी कह सकते हो या मुखर चिकित्सा भी बोल सकते हो। गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों के लिए होता है, जैसे जो सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से विकृत है, उसमें ये थेरेपी लागू होती है ना, ये थेरेपी उनमें लागू होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थेरेपी है आप सबके लिए। एक आता है आप सबके सामने एवरेशन थेरेपी, जिसको हम लोग बोलते हैं विमुखता का चिकित्सा। विमुखता चिकित्सा भी इम्पोर्टेंट रही है परीक्षा में। इसे हम लोग बोलते हैं अवर्शन थेरेपी। मनोवैज्ञानिक उपचार का एक रूप है जिसमें रोगी को उत्तेजना के संपर्क में लाया जाता है, जबकि साथ ही उसे किसी प्रकार की असुविधा का भी सामना करना पड़ता है। तो उसे विमुखता चिकित्सा कहा जाता है ना। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सबके लिए। और यह
रोगी को उत्तेजना को अप्रिय संवेदनाओं से जोड़ना होता है और उद्देश्य होता है कि व्यवहार को दबाना, यानी व्यवहार को कम करना या उसको बदलना। तो इस क्रिया में इस शब्द को रिलेट कराया जाता है। उसके बाद एक शब्द और आता है सरल समन करके। ये भी हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है और इस थेरेपी का प्रयोग बेसिकली हम लोग सरल विलोपन में भी कर सकते हैं। इसे सरल विलोपन का भी नाम हम लोग दे सकते हैं। फिलहाल अगर मैं इस थ्योरी की बात करता हूँ तो ये भी एक ऐसी थ्योरी है जो रिप्रेजेंट करता है आप सभी लोगों के लिए क्या, व्यवहार को बदलने के लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मनोविज्ञान में विलुप्ति और शास्त्रीय कंडीशन में विलुप्ति के बारे में जानने के लिए जो विलुप्त या सरल समन होता है, समन का मतलब विलोप होता है, विलुप्त होता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन पर व्यवहार को बदलने का प्रयास किया जाता है। इसमें भी बिहेवियर को, जैसे आदत जो है, आदत है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपने पढ़ा होगा, उस आदत को अगर बदलना है तो आपको ये थेरेपी लागू करनी होगी, है ना। तो दुनिया में जब कोई जानवर पूरी तरह से मर जाता है और ग्रह से गायब हो जाता है तो उसे विलुप्त कहा जाता है, विलुप्त हो गया, जैसा कि आपने सुना होगा। कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में विलुप्ति का मतलब बताया गया है कि कुछ इस तरह का कि जब एक वातानुकूलित प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है तो वो चीज़ें गायब हो जाती है। वातावरण अगर उसके सामने से हटा दिया जाए, है ना, एटमॉस्फेयर को बदल दिया जाए तो वो बदलक भी क्या करता है, उस व्यवहार में क्या होता है, बदलाव कर देता है। तो इस तरीके का इस थ्योरी में जिक्र किया गया है। यहाँ चारों आपके करेक्ट होंगे, चारों थेरेपी व्यवहार को बदलने के लिए है। विकल्प डी सही होगा, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 43 में डैश समूह में विभिन्न लोगों के बीच अंतर संबंधों पर प्रकाश डालता है। समाज आलेख पर। समाज आलेख, बिल्कुल। यहाँ अगर हम बात करते हैं सोशियोग्राम के बारे में, आप सभी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, ये परीक्षा में हमेशा पूछा भी जाता है समाज मिति को लेकर, है ना। इसको हम लोग सोशियोग्राम के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि सोशियोग्राम सामाजिक लिंक का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व होता है। जैसे समझिएगा प्रश्न को, कहा कि डैश समूह में विभिन्न लोगों के बीच अंतर संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो समूह में विभिन्न लोग हैं, समूह में विभिन्न लोग हैं, अंतर समूह डालने की बात है। तो यानी यह व्यक्ति इससे जानता है, ये व्यक्ति इसको जानता है, ये व्यक्ति इससे जानता है, ये व्यक्ति भी इससे जानता है, ये व्यक्ति भी इसको जानता है और ये व्यक्ति भी इसको जानता है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये बात कह सकते हो, ठीक है। इसे हम लोग समाज मिति या सोशियोग्राम का नाम फिर यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। एक बड़े समूह के भीतर 3 या अधिक लोगों के समूह होते हैं जो सभी एक दूसरे को चुनते हैं, ठीक है। ये क्रिया बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलता है। तो विकल्प आपका पहला जाएगा यहाँ पर सही। फोर में डैश सिद्धांत का उपयोग व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को खोजने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन। 44 का विकल्प हो जाएगा समूह का जो है कारक विश्लेषण, कारक विश्लेषण। तो कारक विश्लेषण सिद्धांत का उपयोग व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को, कारक है ना, तो क्षमताओं को खोजने के लिए किया जाता है, तो वो कारक विश्लेषण कहलाएगा। विकल्प आपका पहला सही होगा, ठीक। गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा मुख्य उद्देश्य क्या था? भाग्योदय सर। सर्वोदय। ग्राम स्वराज की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य सर्वोदय था। अनटू द लॉस्ट करके जॉन रस्किन की एक पुस्तक थी, उसी पुस्तक से ये बड़े प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने सर्वोदय की अवधारणा दिया था। और सर्वोदय का मतलब होता क्या है?
सभी का उदय, सभी का विकास, यही ना? बताइए। जी सर। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा सामुदायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत नहीं है। विघटन का सिद्धांत। बिल्कुल, जो विघटन लिखा हुआ है इसका मतलब है एक प्रकार से अलगाव, है ना? और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ग्रुप वर्क हो, चाहे केस वर्क हो, उसमें कभी भी अलगाव की बात नहीं होती है, बल्कि पार्टिसिपेट करने की बात होती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विघटन का सिद्धांत इसमें आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक क्रिया के महत्वपूर्ण तत्व हैं? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहे हो। सामाजिक क्रिया के एलिमेंट बताने हैं, है ना? तो एक देखो, समुदाय की सक्रियता होगी। सोशल एक्शन अगर करना है तो कम्युनिटी को सक्रिय होना पड़ेगा। दूसरा, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को जानना होगा। व्यवहार को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यवहार तो केस वर्क को बताता है, क्योंकि सोशल एक्शन है यहाँ पर। जी सर। व्यवहार को इसलिए आप हटा दीजिए। सामुदायिक संसाधन भी यहाँ पर होना चाहिए, माइक, बैनर, वॉल, भित्ति, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, तभी आप सोशल एक्शन कर पाओगे। तो ये आपको पहला, दूसरा, चौथा विकल्प कौन सा जाएगा? तीसरा, है ना? जी सर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 48 को लेकर। 48 कहा है क्या कि बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति किस वर्ष आई थी? 1986। बाल श्रम पर 1986। राष्ट्रीय नीति किस वर्ष घोषित की गई, ये सवाल है। और विकल्प देखिए यहाँ पर 1987। और इसी नीति का मकसद था कि बाल श्रम को ख़त्म करना है, बच्चों और उनके परिवारों के लिए कल्याण और विकास कार्यक्रम चलाना है, और काम करने वाले बच्चों के लिए शिक्षा और पुनर्वास को सुनिश्चित कराना है। तो विकल्प होना क्या चाहिए? डी। चलिए यहाँ पर देखिए, श्रम मंत्रालय के तहत MES योजना का अर्थ बताइए, पूरा नाम। MES का पूरा नाम आपको बताना है। मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स सर बी। ओके, यहाँ आप कह रहे हो कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मेडुलर एम्प्लॉयबल स्किल्स की बात हो रही है, और ये ऑप्शन आपका सही जाएगा, यही ऑप्शन आपका ही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। भावनाओं का शुद्धिकरण कहाँ जाता है? कहाँ जाता है बताइए, भावनाओं का शुद्धिकरण। भाव विरेचन सर। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, और आपने कहा कि भाव विरेचन, कैथोसिस, तो आपका सही जवाब है। भावनाओं का शुद्धिकरण अगर किसी को कहा जाता है तो भाव विरेचन को कहा जाता है। 51, भावनात्मक इंसुलेशन क्या होता है? एक वांछित लेकिन असंभव परिणाम के लिए भावनात्मक निवेश को रोकना सर सी। बिल्कुल, यहाँ आपका जो विकल्प बनेगा मैडम, वह विकल्प आपका करेक्ट माना जाएगा, सी, है ना? काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द रहा है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। भावनात्मक इंसुलेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भावनात्मक विकास का मतलब है कि व्यक्ति अलग अलग भावनाओं को महसूस करना, पहचानना और उन्हें व्यक्त करना सीखता है, और यह एक जटिल प्रक्रिया है ना, जो बचपन में
सॉरी बचपन से शुरू होता है और वयस्कता तक जारी रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक वांछित लेकिन असंभव परिणाम के लिए भावनात्मक निवेश को रोकना। विकल्प सी। विकल्प सी। उद्देश्यों को पूरा करने में समूह के अनुभव को मापने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किए गए प्रयास को क्या कहा जाता है? आसान सवाल है। सर मूल्यांकन। बिल्कुल। उद्देश्यों को पूरा करने में समूह के अनुभव को मापने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा मूल्यांकन का प्रयास किया जाता है। विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला। सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य का उपयोग व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किन व्यक्तिगत और परिवारों को समाधान में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन है 53, 4 ऑप्शन है। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। मतलब आप यहाँ पर पहले विकल्प की तरफ रुख कर रहे हैं, है ना, जिसको आप लोग बोलते हो पारस्परिक समस्या। कठिनाइयाँ या समस्या। स्वस्थ और सकारात्मक व्यावसायिक या व्यक्तिगत संबंध बनाने और बनाए रखने में आने वाली समस्याओं से संबंधित अगर है तो वह विकल्प 1 है। सामाजिक जुड़ाव और सकारात्मक रिश्ते सेहत और आत्मविश्वास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब रिश्ते सकारात्मक होते हैं तो वे हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं और इसी पर आधारित है ये प्रश्न। विकल्प आपका जाएगा कौन सा? ए। दूसरे विकल्प की बात करते हैं। अंतर समूह संघर्ष होता है। अंतर समूह संघर्ष का तात्पर्य एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के प्रति निर्देशित नकारात्मक और असंगत दृष्टिकोण और व्यवहार से संबंधित होता है। उसको हम बोलते हैं अंतर समूह संघर्ष। ठीक है, बट ये जवाब सही नहीं है। एक है परिवार की स्थिति। परिवार की स्थिति का मतलब है कि परिवार के हर सदस्य की स्थिति से होना। जिसे परिवार एक सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त समूह होता है। परिवार में रक्त संबंध, विवाह, सहवास या गोद लेने के जरिए सदस्य जुड़ते हैं। परिवार समाज की आर्थिक इकाई के रूप में काम करता है। परिवार में सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध होते हैं। परिवार हमारी ताकत का स्रोत होता है। परिवार हमें रिश्तों के महत्व के बारे में सिखाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो कि ये भी सही नहीं जा रहा है यार। इसके अंतर सामुदायिक समस्या की बात कर लेते हैं। देखिए, अंतर सामुदायिक समस्याएं समुदायों के बीच होने वाली समस्या होती है। अंतर सामुदायिक हिंसा एक हिंसा आर्थिक, धार्मिक और जातीय कारणों से हो सकती है। विकल्प क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन ए। दमन किसको संदर्भित करता है? रिप्रेशन, रेफर टू, बताएं। दमन किसको संदर्भित करता है? देखिए, किसी व्यक्ति की सकारात्मक आत्म छवि को खतरे में डालने से रोकने के लिए नकारात्मक भावनाओं का अप्रिय संज्ञानों को बाधित करने की प्रवृत्ति को दमन कहा जाता है। ये बात तो सही है आपको। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें बेहद
खतरनाक और दर्दनाक विचारों को चेतना से बाहर रखा जाता है उसे बेसिकली दमन कहा जाता है। दमन का मतलब दबाने या रोकने की क्रिया से होती है। दमन का मतलब बेसिकली दबाने या रोकने की क्रिया से होता है ना। तो कहता है कि दंड जो किसी को दबाने के लिए दिया जाता है उसे भी हम क्या कह सकते हैं, दमन कह सकते हैं। दंड जो किसी को दबाने के लिए किया जा रहा हो या दिया जा रहा हो, ऐसी परिस्थिति में। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा जाना चाहिए यहाँ पर? पहला। सामाजिक विघटन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी हो सकता है? विघटन के लिए कौन सा एलिमेंट हो सकता है? परस्पर विरोधी मूल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 55। सांस्कृतिक पश्चाताप। सवाल कौन सा है? सामाजिक विघटन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन नंबर 55। जी सर। बताइए जवाब। Sir, maybe सामाजिक प्रक्रिया, social process. देखो सामाजिक उत्तरदायी के लिए कौन सा कारक है? तो कारक एक तो सामाजिक क्रिया होगी, सांस्कृतिक कारक पश्चाताप भी होगा, कल्चर लैग जिसको बोलते हो आप, और परस्पर विरोधी मूल्य भी होगा। सभी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। प्रयुक्त डी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 में। जी सर। समूह के सदस्य के बातचीत से उत्पन्न होने वाली ताकतों को अक्सर कहा जाता है क्या? समूह के सदस्यों की बातचीत से उत्पन्न होने वाली जो ताकतें हैं उसको अक्सर कहा क्या जाता है? 56। समूह संगठितता। समूह गतिशीलता यानी ग्रुप डायनेमिक, कर्ट लेविन का कॉन्सेप्ट है। विकल्प आपका बी सही होगा। किसी की भावनाओं और उसके प्रभाव की पहचान को कहा जाता है भावनात्मक अभिज्ञानता कहा जाता है। मतलब इमोशनल अवेयरनेस। अभिज्ञानता का मतलब होता है जागरूक, है ना। किसी की भावनाओं और उसके प्रभाव की पहचान को कहा जाता है भावनात्मक जागरूकता। पहला सही है। संचार का मुख्य उद्देश्य। सूचना। हाँ, सूचना। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 57 का जवाब आप कह रहे हो कि किसी की भावनाओं के उसके प्रभाव की पहचान, तो ये तो हो तो गया है भावनात्मक जागरूकता। संचार का मुख्य उद्देश्य बताइए क्वेश्चन नंबर 58। सूचना सर। बिल्कुल, मुख्य उद्देश्य उसका इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, सूचना। स्वयं की मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया के अवलोकन को कहा क्या जाता है? स्वयं की मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया को सर आत्म अवलोकन। ऑप्शन ए। स्वयं की मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया का अवलोकन कर रहे हो तो आत्मनिरीक्षण कर रहे हो आप, ना कि आत्म अवलोकन कर रहे हो। जी सर। स्वयं का निरीक्षण हो रहा है ना, आत्मनिरीक्षण कहा जाता है इसे। चेतना के विचार जो मापने में सक्षम नहीं है, चेतना के विचार जो मापने में सक्षम नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 में कौन सा विकल्प सही होगा? व्यवहारवाद। चेतना के विचार जो मापने में सक्षम नहीं है, कौन सा नहीं सक्षम? ऑप्शन बी व्यवहारवाद। है। प्रकार्यवाद तो है, चेतना वगैरह में फंक्शन तो होता है, कार्य ना विचारों को मापने में सक्षम है, संरचना भी है। व्यवहारवाद नहीं है। व्यवहारवाद
नहीं है, बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, ये चेतना के विचार को मापने का काम नहीं करता। ठीक है, विकल्प ए सही होगा 60 का। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जहां दवा उपयोगकर्ता को समान प्रभाव का अनुभव करने के लिए अधिक से अधिक दवा की आवश्यकता होती है। जी सर, ये होगा। पहला विकल्प आपका सही होगा, टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 62, आपको विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, 62 में तो सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक पश्चात्ता का सिद्धांत है, कल्चर लैग की थ्योरी बोला जाता है इसको, और उसके बाद विभेदक साहचर्य का सिद्धांत है, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत है। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत में नाम जॉर्ज होमस का आता है। जी सर। अब जहाँ पे डी का एक लिखा होगा उसे सही कर लीजिएगा, आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत नाम कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का आपका करेक्ट कर लेना, यानी पहले का 2 कर लीजिए और डी का 1 कर लीजिए। ठीक है, सांस्कृतिक पश्चात्ता का सिद्धांत विलियम ऑगबर्न का नाम है। कल्चर लैग वगैरह और सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट वगैरह आता जो है वो ऑगबर्न का नाम आता है 1922 में, पढ़ा है आप लोगों को, बताया है मैंने। और जो यहाँ पे डिफरेंशियल मतलब विभेदक साहचर्य का सिद्धांत होता है, ये सदरलैंड का होता है, या वाइट कॉलर क्राइम का। तो विकल्प आपका कौन सा जाएगा? ये सी वाला, यानी थर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का बताइए कि इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए। सामुदायिक संगठन में मैकलिन का नाम आता है, पढ़ाया है। जी सर। सामाजिक समूह कार्य की बात करते हैं तो ग्रेस्कोएले का नाम आता है। सामाजिक केशवर की बात करते हैं तो मैरी रिचमंड का नाम आता है। सामाजिक कार्य का अनुसंधान की बात करते हैं तो एलन रोबी का नाम आता है। पहले का 2, एक का दूसरे का ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। बताइए, यहाँ पे आपको मैच करना है। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब? जनवरी के अंतिम रविवार। उन्मूलन दिवस 30 जनवरी के अंतिम रविवार। ओके, अंतिम रविवार भी आप कह सकते हो, या तो 30 जनवरी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, उसी समय ये हो गया था। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में हुई थी ना, 7 अप्रैल को, उसी समय से मनाया जाता है उसको विश्व दिवस। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर। 3 दिसंबर। ठीक है, बचा आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो 8 सितंबर। 4 2 1 4 2 1 3 4 2 1 3। आगे, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर। हर साल 7 नवंबर को।
31 विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को। बिल्कुल सही बात है। तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। 31 मई। WHO के द्वारा मनाया गया है ना, 31 मई को। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून। 12 जून, है ना, मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने की थी इसकी 2000, है ना, 2002 से ILO ने इसको किया था। विकल्प देखिए 1 2 फिर 4 3, 1 2 4 3। पहला सही है। जी सर। 66 देखिए, मानवीय अधिगम पशु संबंधित अधिगम से भिन्न है क्या? सही बात है, जी सर। डिफरेंट है, ये बात सही है। मानव में अधिक परिष्कृत संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, बात ये भी सही है। सही है सर। वजह यही है कि ये पशु और मनुष्य से अलग करता है, वजह यही है। तो व्याख्या हो रही है ना। भी मानव में अधिक परिष्कृत संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, इसकी वजह से तो ये पशु से अलग है मानव। पहला विकल्प सही हुआ। निम्नलिखित में उचित क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। ठीक है, महिला हेल्पलाइन सेंटर अटेंड है, मामले के तथ्यों की जांच करना है, आश्रय प्रदान करने की बात है, मनोसामाजिक व्यवसाय पुनर्वास करने की बात है, सुलह यादगाहों की बात है। पुनर्वास जब भी आता है हमारे सामने, उस परिप्रेक्ष्य में हम अंतिम प्रक्रियाओं पर जिक्र करने लगते हैं। ठीक है, तो आपका लास्ट पॉइंट जो आता है वो पुनर्वास आएगा। ए नहीं होगा, ना ही डी होगा। बी तो या तो सी, सही है ना, या तो बी या तो सी। अब देखिए, महिला हेल्पलाइन पर कॉल अटेंड करना नंबर 1 पॉइंट पर, फिर उसके बाद आश्रय प्रदान करने के लिए न्यायालय की अनुमति नंबर 2 पे। ठीक है, नंबर 2 पे आएगा। उसके बाद देखिए आपका दूसरा आएगा, मामले के तथ्यों की जांच करना। पहले पर पहला, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर दूसरा, चौथे नंबर पर सुलह और अलगाव, पांचवा लास्ट में पुनर्वास। विकल्प देखेंगे तो कौन सा मिल रहा है? सी। जिस व्यक्ति को कुछ सामाजिक और भावनात्मक मदद की जरूरत होती है उसे सेवार्थी कहा जाता है। ये बात तो सही है ना? जी सर। और सेवार्थी हमेशा एक ही प्रकृति का होता है। क्या ये बात सही है? गलत है? नो सर। गलत गलत। ये ये सही और गलत, ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में बताना है चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य कौन सा नहीं दिया गया है इसमें। ठीक है, देखो सरकारी और गैर सरकारी यानी NGO में जहां आवश्यक हो मरीजों के इलाज के लिए बात होती है, फाइनेंशियल मदद होती है। समुदाय में शिक्षित और बातचीत करना ताकि समुदाय को दिव्यांगता, बीमारी से रोगों को तालमेल जो है बैठाया जा सके। माइक्रो सोशल रिसर्च में भाग ले सके। रोगी का उपचार प्रोटोकॉल तय करना,
ये कार्य नहीं है, प्रोटोकॉल तय करना नहीं होता। डी सही है। संचार का क्रम आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 70, क्रम लगाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चे? कोडिंग। सेंडर, पहले सेंडर आना चाहिए, जी सर। उसके बाद इनकोडिंग, कोडिंग। फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर। विकल्प आपका पहला सही है। ये जी सर। पहला ऑप्शन सही है। सीआरसी का मतलब बताना है आपको, फुल फॉर्म। बाल अधिकारों का कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। लिखने में कठिनाई को कहा जाता है ग्राफर। डिस्ग्राफिया। हाँ, डिस्ग्राफिया होगा, बिल्कुल सी होगा, डिस्ग्राफिया। लिखने से संबंधित है ना। पढ़ने से संबंधित होता तो डिसलेक्सिया होता है, और गणितीय संबंधित कठिनाई होती तो डिस्कैलकुलिया होता है ना। जी सर। हाँ, तो यहाँ पे तीसरा सही होगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1929। जी, 1929। अधिनियमित किस वर्ष किया गया था? 1970। क्वेश्चन नंबर 73 का 1929 में, है ना, 1929 में। मौखिक संचार कौशल का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा? मौखिक कम्युनिकेशन का, मौखिक प्रस्तुतियों में क्षमता, विकल्प बी। 75, स्वीकृति सामाजिक कार्य का एक सिद्धांत है जिसका अर्थ होता है। सेवार्थी को स्वीकार करना जैसा वह है। हाँ, ऑप्शन सी। स्वीकृति का मतलब यहाँ पे सेवार्थी जैसा उसी रूप में उसको माना जाए या उसको एक्सेप्ट किया जाए, ऑप्शन सी। मंगोलिज्म डाउन सिंड्रोम से संबंधित है, मानसिक मंदता। किससे संबंधित है? मानसिक मंदता। सर मानसिक मंगोलिज्म, मंदता। मानसिक मंदता, मंद बुद्धि कहा जाता है, रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ऑप्शन सी होगा। अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह एक होता है, जिसमें से मैं अनुलोम विवाह की बात कर रहा हूँ। उच्च जाति का जाति। निचली जाति की महिला से अगर शादी करेगा तो वो अनुलोम होगा, और उच्च जाति की महिला निचली जाति के पुरुष से शादी करेगी तो क्या होगा? प्रतिलोम। प्रतिलोम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, विकल्प पहला सही। दूसरे वाले ऑप्शन का जो होता है ये प्रतिलोम है। सुमलित करना है, किसकी किताब कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए एक बार, विकल्प क्या होना चाहिए? समाज कार्य में भारत में समाज कार्य शिक्षा और सामाजिक अभ्यास की एक पुस्तक आई थी। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने सुना भी है इसके बारे में, है ना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 70। एट ना। तो भारत में समाज कार्य शिक्षा और समाज कार्य अभ्यास के बारे में किसने बताया था? टी.के. नायर ने। ठीक है ना। सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय किसने दिया था? बी. कुप्पुस्वामी ने। और सामाजिक समूह कार्य अभ्यास की बात अगर हम करते हैं तो ये विल्सन एंड राइलैंड ने। और सहायक व्यवसायों से के लिए सामाजिक कार्य अनुसंधान के तरीके आपका तीसरा। तो 2 1 4 3 विकल्प बी होगा।
79 घटना एक तरफ है, एक तरफ उससे संबंधित तिथि दी गई है। बता सकते हो आप लोग ना? विश्व जी सर। दिवस 31, 31 राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, 12 अंतर्राष्ट्रीय युवा 12 दिवस 12 अगस्त और विश्व बालिका दिवस 11। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? बड़ा आसान सवाल है ये तो। राष्ट्रीय महिला आयोग 1993 92 सर। 92 1992 विकल्प बी, 1992 विकल्प डी सही। काका कालेलकर से संबंधित कौन सी यहाँ पर आयोग है? अनुसूचित पिछड़ा अनुसूचित जाति। ओबीसी। जब मंदी या अवसाद के कारण बेरोजगारी की दर बढ़ जाती है तो वह किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? चक्रीय। चक्रीय बेरोजगारी होता है, बिल्कुल सही जवाब। यदि सेवार्थी मौखिक हमलों में बना रहता है तो इस्तेमाल की जाने वाली प्रतीक कौन सी है? फॉगिंग। फॉगिंग। जहां वह बिंदु जहां दो अक्ष प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक अक्ष यक्ष उत्पत्ति। उत्पत्ति ऑरिजिन, उत्पत्ति। 84 का सी सही हो जाएगा। वह मान जो डेटा सेट से सबसे अधिक बार दोहराया जाता है। मॉड। बहुल। ओमांगी डेटा सेट में प्रतिशत बढ़ाया जाता है। केस फाइल का रखरखाव एक मनोरोगी सामाजिक कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ये बात तो सही है ना? जी सर। जी सर। और फिर कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान में केस फाइल डेटा संग्रह का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ये भी सही है, लेकिन जी दूसरे में अलग बात है, केस फाइल वगैरह। तीसरे में स्वास्थ्य अनुसंधान की बात है, इसलिए आपका विकल्प होगा बी, विकल्प बी होगा। निम्न में जो है आशंकाओं को उनके तरीके और नाम पर दर्शाना है। 87 में हाइड्रोफोबिया आग से, पानी का भय। हाइड्रोफोबिया पानी का होगा, बिल्कुल पानी का भय। निक्टोफोबिया अंधेरे से, अंधेरे का और एक्रोफोबिया ऊंचाई से, ऊंचाई। पायरोफोबिया आग का भय। पायरो आग से। तो 3-1-3-2-1-4 3-2-1-4। ऑप्शन डी। नशीली दवाओं का दुरुपयोग में वृद्धि हुई है, बात सही है। जी सर। और परिवार का नियंत्रण अंतर पीढ़ी संप्रेषण कम होता जा रहा है, ये भी बात सही है। सही है। अब बताओ, क्या यही वजह है कि जो परिवार से कम बातचीत हो रही है नशीली दवाओं वगैरह से, और भी समाज में चीजें नेगेटिव, वजह यही है? व्याख्या जी सर। आईक्यू का फार्मूला क्या होता है? बुद्धिलब्धि का फार्मूला, इंटेलिजेंट क्वोशेंट का फार्मूला। IQ MA/CA मल्टीप्लाई 100। अच्छा, तो आपने ऑप्शन दिया है मुझे डी, MA/CA × 100। डी ऑप्शन सही है। फार्मूला टर्मन ने दिया है ये। जनक बुद्धि को कौन कह जाते हैं? विलियम अल्फ्रेड का नाम आता है, सॉरी बीनेट का, विलियम बीनेट का नाम आता है। जनक डैश अपराध के खिलाफ समाज की सुरक्षा को संदर्भित करता है। सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक रक्षा अपराध के खिलाफ समाज की सुरक्षा को संदर्भित करता है, डिफेंस। ठीक है, बी सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 9। सर रक्षा और सुरक्षा में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंट है।
रक्षा और सुरक्षा में डिफरेंट बहुत हैं, इसको सुनिए फिर अच्छे से। देखिए, जब हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो सामाजिक रक्षा में जानते हैं शब्द शामिल होता है हमारे सामने क्या? समाज को आपराधिक कृत्यों से बचाने के लिए अपनाई जाने वाली व्यवस्था, उसको रक्षा कहेंगे। समाज को आपराधिक कार्यों से बचाने के लिए अपनाई जाने वाली जो व्यवस्था है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सामाजिक रक्षा। सुरक्षा। और सामाजिक सुरक्षा क्या होती है? नीतियों और कार्यों का एक समूह है जिसका मकसद है सभी लोगों की क्षमता को बढ़ाना, वो होगा सामाजिक सुरक्षा। इसका मकसद होता है गरीब और कमज़ोर लोगों को गरीबी से बचाना, जोखिम को बेहतर तरीके से उनको मैनेज करना, उस कंडीशन में सामाजिक सुरक्षा होता है। तो अपराध था, अपराध का मतलब रक्षा से होगा। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर जी सर। 91, निम्न में कौन सा यहाँ पे फुल फॉर्म है? ESI। अरे ESI नाम सुना? कितने लोगों जो जॉब कर रहे होंगे उनके पास कार्ड एक आता है ESI, जहाँ फ्री मुफ्त इलाज होता है, सुना है? नहीं सर। जी सर। भाई PF कटता है, साथ में ESI का कार्ड भी बनता है, पूरे परिवार का फ्री में, मुफ्त में, निःशुल्क में बेसिकली उसका इलाज भी होता है। जो बेसिकली लिमिटेड कंपनियां वगैरह हैं सर अनुषंगी लाभ नहीं। लाभ मिलता है उनको। तो किसका लाभ मिलेगा यहाँ पर? बीमारी का लाभ मिलेगा, मातृत्व लाभ मिलेगा, अनुषंगी लाभ मिलेगा, या चिकित्सा का लाभ मिलेगा? चिकित्सा। सर अनुषंगी लाभ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 91 का विकल्प जाएगा अनुषंगी होता है। अब आप सोच रहे होंगे अनुषंगी लाभ क्या होता है ना? सोच रहे हो? जी सर। हाँ, तो सुनो, अनुषंगी लाभ मैडम एक प्रकार का वे भत्ते कहे जाते हैं जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को वेतन के अलावा देता है। अनुषंगी लाभ उसे कहा जाता है, ठीक है, ESI का लाभ का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है तो अनुषंगी है, हिस्सा नहीं है, अनुषंगी हिस्सा नहीं है। और अनुषंगी लाभ का मतलब होता है वे भत्ते जो नियोक्ता अपने कर्मचारी को वेतन के अलावा देता है, नहीं कहते बोनस के रूप में दे दिया। तो अब ESI में आपके ना पैसे कटते हैं, अलावा थोड़ी उसके मिलता है, आपके सैलरी से पैसे कटते हैं। किसी बच्चे का है जो कटता है, मतलब उसके पास ESI कार्ड बना हो? जी सर। है कोई बच्चा? तो आप पूछना अपने जो अकाउंटेंट है सर, उनसे पूछना आपकी सैलरी से पैसे डिडक्ट होते हैं उसमें से हर महीने। हाँ सर, वो पता है कि PF पता है ना आपको? ESI हाँ, का दोनों कटता है। तो वो आपकी सैलरी से होता है। तो यहाँ उसे अनुषंगिक लाभ पूछा, इसमें कौन सा हिस्सा नहीं, तो अनुषंगिक लाभ है। तो ये आपने एक्स्ट्रा कोई पैसे, आपने कोई सेमिनार में चले गए उनकी तरफ से, कहीं मान लीजिए है ना, अपना उसने कुछ खर्चे दे दिया आपको, या पैसे दे दिए, या आपने कोई एक्स्ट्रा काम किया उसके पैसे दे दिए, तो वो अनुषंगिक लाभ होता है। तो वो ESI का पार्ट नहीं है। बाकी तीनों बीमारी से संबंधित है ESI, मातृत्व लाभ से संबंधित है और चिकित्सा लाभ से संबंधित है। ऑप्शन आपका C यानी थर्ड सही होगा। आपदा के बाद की स्थिति को चरणों में आपको दर्शाना है। आपदा के बाद की स्थिति को 92। सर पहले बचाव, राहत, स्थानांतरण और पुनर्वास। पहला बचाव होगा, फिर उसके बाद नंबर 2 पे राहत, राहत, नंबर 3 पे आपका आ जाएगा हस्तांतरण, नंबर 4 लास्ट में आता है पुनर्वास। सही जवाब पहला विकल्प गया है। अनुसंधान प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों को लगाना है। अब यही सवाल मैंने कल बताया था PhD कैग करके, हर बार आता रहता है ये, हमेशा कल ही क्लास में हुआ इस पे डिस्कशन, बता सकते हो। तो पहला उद्देश्यों की स्थापना करना, पहला ऑप्शन सही लगाएगा, और आंकड़ा संग्रह, फिर उसके बाद विश्लेषण, फिर लास्ट में रिपोर्ट लिखना, पहला सही हो जाएगा। और सामाजिक कार्य मानवाधिकार एक ही दार्शनिक नींव पर आधारित है, बात सही है। और
जैसे व्यक्ति समूह समुदाय के लिए सम्मान और सम्मान की बात होता है, ये भी बेसिकली सही है और इसकी सही व्याख्या हो रही है। सही। ए आपका सही होगा, है ना। सामाजिक समस्या समाधान व्यवसाय के रूप में समाज कार्य समाज की सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। बिल्कुल बात सही है, सही है सर। करेक्ट है। फिर कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता व्यापक ज्ञान और उपयुक्त कौशल से लैस होते हैं। देखिए ये भी बात सही है, व्यापक ज्ञान, है ना, और उपयुक्त कौशल से लैस होते हैं। इन परिप्रेक्ष्य में बात करते तो ये भी आपका परिप्रेक्ष्य सही जाता है। और मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ जो ऑप्शन जाएगा वो विकल्प आपका क्या होगा, जहाँ पर व्याख्या दर्शाएगी, है ना। सोशल वर्कर आर अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए स्पष्टीकरण हो रहा है। बेरोजगारी दर की फार्मूला पूछा है ये, है ना, फार्मूला है आपके सामने। पहला वाला सही जवाब है, बेरोजगारी श्रम ऑब्लिक में कुल श्रम शक्ति और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, बेरोजगारी निकल के आ जाएगी। MDI मतलब बहुआयामी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में डैश को छोड़कर सभी शामिल है। बताओ किसको छोड़ दीजिए गरीबी में? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक को छोड़ दीजिए, बिल्कुल सही बात आपने कहा, डी सही होगा। भारत में प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या के कारक कौन से हैं? सभी हैं। आर्थिक समस्या के कारक बेरोजगारी, निरक्षरता और अधिक जनसंख्या, बिल्कुल डी सही हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 तीनों है। NFHS का नाम है, पूरा बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 99 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, इसी के संबंध में ही अभी सर्वे हुआ था 140, ठीक है, करोड़ जनसंख्या बेसिकली बताई जा रही है अपने देश की। क्वेश्चन नंबर 100 राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है गर्भवती शिशु, बच्चे और शिशु गर्भवती। ऑप्शन हो जाएगा डी। अब यहाँ पे आपके सवाल 100 हो गए कवर, ठीक है। अब कल आप लोगों का पेपर है, आप लोग अपना सिलेबस देख के थोड़ा से आप रिकॉल कर लें, सारे जितने पॉइंट्स आपके बचे उसको रिकॉल करें। पेपर बहुत आसान आएगा और आप लोग अगर UGC नेट वगैरह का पेपर दिए हैं तो आपको काफ़ी जानकारी होगी उसके संदर्भ में, क्योंकि नेट वगैरह का पेपर टफ होता है, सेट का इजी होता है ना। और ये तो मेडिकल सोशल वर्क है, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग कल पेपर दीजिए और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, पॉजिटिव होकर परीक्षा थैंक यू सर। नहीं होगी, है ना। थैंक यू सर। यार इसका PDF भेज दीजिए। ठीक है, भेज देता हूँ अभी आपके ग्रुप में। और सर कल छुट्टी है ना? हाँ कल छुट्टी है,